हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम अपना बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आपको बताया गया है, समझाया गया है, उस पर आज हम बात करेंगे। उससे आज से इस कोर्स की स्टार्ट करेंगे, इस कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे। तो उससे हम आज देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। देन हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या करते हैं लोग इसमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में तो बोलते हैं लोक प्रशासन, पर क्या होता है ये हमको नहीं समझ आता है। फिर कुछ इसकी डेफिनेशन जो 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए दैट इज वुडरो विल्सन ने जो डेफिनेशन दी है, और अदर स्कॉलर्स ने जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में समझेंगे। फिर इसको थोड़ा नेचर, इसका स्कोप और क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एज अ डिसिप्लिन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किए। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो जाती है 1937 से। 1937 में इन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये कब का टाइम है, ये आपको पता होगा कि भारत में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था इन 1947। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 1937 जो होगा प्री इंडिपेंडेंस का होगा। तो 1937 में इन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है, एक डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया जाता है, जिसको स्टार्ट ऑब्वियसली किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। और उस कोर्स का नाम था डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एज अ कोर्स it was started in Madras, University of Madras in the year of 1937। देन ब्रिटिशर्स ने उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस सब्जेक्ट्स को और भी यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट किया। जैसे कि 1943 में इसको स्टार्ट किया गया इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। देन इन 1950s इट वाज स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर, दैट इज इन महाराष्ट्र। तो फिर ये कब तो हो गया इसका ओरिजिन की एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट इसको हमने कब स्टार्ट किया। इट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। बट व्हाई इट वाज स्टार्टेड, व्हाट वाज द नीड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों करना है हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका जो रियल मीनिंग है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी हम समझेंगे। इतना आपको समझ आ गया है कि एज अ डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन as a discipline, or what I can say as a subject, it was first started in the year of 1937 by Britishers, या बोल सकते हैं pre independence times। अब देखेंगे कि what is the real meaning of public administration, होता क्या है public administration। तो इसको मिटा देगा तो आपको पता लगे क्या होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसको रख कर देता हूं। एंड आज हम सीखेंगे what is public administration। अगर हम इसको हिंदी में देखें ना, अगर हम इसको हिंदी में इसका मतलब जानने की कोशिश करें तो हिंदी में इस शब्द का मतलब होता है लोक प्रशासन। क्या होता है, लोक प्रशासन, लोक मतलब हमें किसको प्रशासन करना है, हमें किसका प्रशासन करना है, किसके ऊपर प्रशासन करना है, हमें लोगों को संभालना है, हमारे जो आसपास जितने भी पॉपुलेशन है उसको संभालना है। हम इस टॉपिक को एक और टॉपिक से रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या आपने 11th 12th में थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता है कि एक स्टेट होता है। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है या सबसे
जो फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्टेट का। पॉलिटिकल साइंस आपको बताती है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले स्टेट का कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट। सबसे पहले स्टेट का कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट। सेकंड होता है टेरिटरी। थर्ड होता है उसके पास पॉपुलेशन। एंड द फोर्थ वन इज सोवरेनिटी। एंड द फोर्थ वन इज सोवरेनिटी। तो ये स्टेट के हमारे पास किसी भी राज्य के हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो भी उस सबसे पहले क्या होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो टेरिटरी है हमारी, जिस भी राज्य की वो गवर्नमेंट है, जिस भी राज्य को वो संभाल रही है, उसके ऊपर क्या बैठे हैं, कुछ एक लोग बैठे हैं जो उसको संभालते हैं पूरे। किसको संभालेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। अब उस जगह को अकेले में तो क्या ही संभालेंगे, उस जगह में कोई लोग रहते होंगे ना, कोई पॉपुलेशन होती होगी ना, कोई सिटीजन्स होते होंगे ना, उन लोगों को हमें संभालना होता है। और वो सिटीजन्स कैसे होते हैं, वो सिटीजन बिल्कुल फ्री होते हैं। सोवरेनिटी जो है दूसरा हम सिंपल मतलब समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं फ्रीडम। दो हम ये इसका सिनोनिम नहीं है, फ्रीडम एंड सोवरेनिटी बोथ आर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट अगर हम बेसिक लेवल पे समझे तो हम इन दोनों को एक जैसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन और सोवरेनिटी। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। आपने भी देखा होगा, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, तो गवर्नमेंट आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी कोई चीज अनाउंस कर दी। गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि हम ये चीज करेंगे, हम ये चीज करेंगे। जब हम शुरू में जब हमारा स्टेट का जो स्टेट है, इसका जब कॉन्सेप्ट बन रहा था ना, तो उस टाइम पे स्टेट का सिर्फ एक ही काम माना जाता था, और वो माना जाता था कि स्टेट को क्या मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, अभी मैं लिख के बता देता हूं, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो स्टेट का काम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारे शुरू के फिलोसोफर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने सिर्फ यही काम बताया। इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल स्टेट की क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। बट जैसे जैसे करके स्टेट का कॉन्सेप्ट एक्सपेंड करता गया, खुद को लिबरेट करता गया, लिबरलिज्म की जब नई नई थ्योरीज आने लगी, तो उस टाइम के बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स के मन में आया। वो क्वेश्चन ये था कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट का काम किसी भी टेरिटरी के मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, तो एक टेरिटरी में उसमें जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन में तो अलग अलग स्टेटा के लोग भी रहते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं। जैसे कि आपने सबने सुना होगा, एक रिच क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, और उसके साथ साथ एक पुअर क्लास भी होती है। तो जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में 3 तरह के लोग रहते हैं, दैट इज रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, और जिसको पुअर क्लास भी बोलते हैं। सबसे पहली हो गई रिच क्लास, दूसरी हुई मिडिल क्लास, एंड थर्ड वन इज पुअर क्लास। पुअर बोल सकते हैं या लोअर क्लास भी इसको बोल सकते हैं। तो तीसरी हुई पुअर लोअर क्लास। तो शुरू में जो स्टेट का सिर्फ एक काम माना गया कि भाई इस टेरिटरी में जो भी पॉपुलेशन रहती होगी, उस पॉपुलेशन को कोई भी अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एक सोसाइटी में सब कुछ सही चल रहा है, अब उस सोसाइटी में कोई चोर आ गया, उस चोर ने क्या करा, किसी के घर में चोरी करी, तो ये क्या हुआ, सोसाइटी को अनस्टेबल करने की कोशिश करी गई ना। कोई ऐसे तत्व आ गए जो फालतू में एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। उस सोसाइटी में जो स्टेबल थी, जो सोसाइटी स्टेबल थी, जो सोसाइटी बिल्कुल बहुत अच्छे से हंस फूल के आगे बढ़ रही थी, उस सोसाइटी को थोड़ा अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसका काम हम करेंगे कि कोई भी अगर सोसाइटी में अनस्टेबल होने सोसाइटी को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा तो उसको मेंटेन हम करेंगे। इसी चीज को बोला गया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट उसके बाद एक और क्वेश्चन आया फिलोसोफर्स के मन में कि ठीक है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिए, तो पॉपुलेशन को कौन देखेगा। पॉपुलेशन 3 तरह की पॉपुलेशन है, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर, या उसको हम लोअर क्लास भी बोलते हैं। रिच क्लास को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, उनके पास पैसा होता है, उनके पास सारे एसेट्स होते हैं, दे हैव फैसिलिटीज, उनको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती।
बीच में आ गया मिडिल क्लास, ये भी अपना धीरे धीरे करके काम चला रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम लाइज इन द पुअर और लोअर क्लास, कि पुअर और लोअर क्लास का काम कौन देखेगा? पुअर एंड लोअर क्लास के पास ना तो एजुकेशन है अच्छी, ना उनके पास हेल्थ केयर अच्छा, कि अगर उनका कोई फैमिली का मेंबर अभी बीमार हो जाए तो दे डोंट हैव मनी कि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके कहीं एक अच्छा इलाज करवा सके, तो उस चीज सबका ध्यान कौन रखेगा? तो ऐसे करके जो स्टेट में गवर्नमेंट का जो रोल था उसको और एक्सपेंड किया गया। इसमें बोला गया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही करना है, सबसे पहला काम तो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है ही, उसके बाद जो आपका दूसरा काम है ना वो है वेलफेयर का। किसका है? वेलफेयर। और वेलफेयर की जरूरत भी किसे है? वेलफेयर की जरूरत है पुअर क्लास को, मिडिल क्लास को, और कभी कभी वेलफेयर की जरूरत रिच क्लास को भी पड़ती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज में जहां पर जो उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जा रही है। कभी भी हम वेलफेयर को ये नहीं बोलेंगे कि वेलफेयर का काम हमेशा ये है कि पुअर और मिडिल, पुअर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास को सपोर्ट करना, नहीं। वेलफेयर का कहीं का मतलब ये भी होता है कि हम रिच क्लास के लिए कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ना इंप्लीमेंट करें, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको पता लगे कि स्टेट के शुरू में काम जो रखा था, जो फंक्शन बताया गया था, दैट फंक्शन वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट कुछ टाइम बाद इस फंक्शन को एक और बढ़ाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? वेलफेयर। वेलफेयर ऑफ द पुअर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एज वेल एज हमें कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज नहीं बना देनी है जो रिच क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर हो जाए। तो यहाँ पे क्या आया, हम अब देख रहे थे कि यहाँ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिलेट होता है। अब ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने वेलफेयर की एक पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम पुअर क्लास का, लोअर क्लास का वेलफेयर करने के लिए हमको ये स्कूल बना रहे हैं, हमको ये स्कूल बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो उसे पेपर पे एक अपने बजट में अनाउंस कर दिया, या वो आए किसी रैली में, कोई मिनिस्टर्स आए या कोई एमपी आए या कोई भी आए, वो आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आने वाले 2-3 साल में हम एक यहाँ पर सरकारी स्कूल बनाएंगे। तो उसको उन्होंने सिर्फ पेपर पे तो बोला या सिर्फ बोल दिया, उसको असली में इंप्लीमेंट कौन करेगा? उस स्कूल को असली में बनाएगा कौन? आपको पता है एक स्कूल बनाने के लिए आपको एक जमीन की जरूरत है, उसमें आपको रॉ मटेरियल सारा देना पड़ेगा, उसमें ईंट लगेगी, पंखे लगेंगे, लाइट्स लगेंगे, वहां पे टीचर्स चाहिए, वहां पे बेंचेस चाहिए, वहां पे चेयर्स चाहिए, एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उसको कौन हायर करेगा? यहाँ पर काम आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो किसके लिए काम कर रहा है? पब्लिक के लिए काम कर रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कोई गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर स्कीम को लेके आना, ऐसी इंप्लीमेंटेशन कर देना पॉलिसीज की जो दैट आर हेल्पफुल फॉर ऑल द क्लासेस। बट उसको लिटरली, उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कौन करता है? उसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो हम इसको डेफिनेशन वाइज बोलते हैं इंप्लीमेंट। इसकी जो नॉन गवर्नमेंट, जो इसकी अनऑफिशियल डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे स्कॉलर्स और एक जो 28 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए दैट इज वुडरो विल्सन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो अलग है। अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी अनऑफिशियल डेफिनेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले जो इसकी अनऑफिशियल डेफिनेशन होती है दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर program for the public, जहां पर या पब्लिक या नीडी। हमारी सोसाइटी में ऐसे जो भी लोग हैं जिनको किसी भी वेलफेयर की जरूरत है वो कौन करके देगा? उसको गवर्नमेंट करके देगी। तो ये तो हो गई हमारी क्या अनऑफिशियल डेफिनेशन। कुछ ऑफिशियल डेफिनेशन भी गिवन है जो हमें अलग अलग स्कॉलर्स ने दी है। अब उस डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमारे स्टेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। उसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का शुरू में काम क्या बताया गया था कि उनको क्या करना है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे करके स्टेट का कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म की तरफ बढ़ा, उसकी जो सोच थी वो और बढ़ती चली गई, उसने अपने सोच का दायरा और बढ़ाया, तो उनको समझ आया कि नहीं, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है, जिनको ऊपर लेके आने की जरूरत है। किस जगह, किस तरीके से?
इनको एजुकेशन देना, इनको अच्छा हेल्थ केयर देना, इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इनको अच्छा वाटर देना, इनको अच्छा फूड देना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने अपनी मानी। तो इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया? वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए। एंड आपको पता ही है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो सिर्फ लॉ बनाएगी ना। आज हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग एमपीज होते हैं, एमएलए, स्टेट लेजिस्लेचर्स में देखा जाए तो एमएलएज होते हैं, पार्लियामेंट में देखा जाए तो एमपीज होते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर enacting the laws, they are making laws, but who are the people who are implementing them? They are the people of public administration. They are bureaucrats, IAS, IPS. They all are the people who are implementing the laws made by the government. अब हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा। तो हम जो सबसे पहले डेफिनेशन है दैट वाज गिवन बाय वुडरो विल्सन। अगर हम इनके बारे में जानना चाहें कि ये कौन थे, ही वाज द 28th प्रेसिडेंट ऑफ USA, and he is also known as the father of public administration. He is known as the father of public administration. तो इनकी जो कही हुई बात है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, because he is known as the father of public administration. What he said about public administration? He said that public administration is the detailed and systematic application of law. Systematic application of law. This was the definition given by Woodrow Wilson. What he said? बहुत आसानी से समझ जाएंगे अब हम इसको। उन्होंने क्या बोला? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? उन्होंने बोला डिटेल मतलब एक एक चीज की डिटेल में जाकर और उसको सिस्टमैटिकली अप्लाई करना। कोई भी लॉ है, लॉ, who made the law? Government made the law. Government made the law. And who are the implementers? Who are the implementers? He is the public administration, or is the system of implementation. इसको हम क्या बोलेंगे? They are the implementers. Who are the implementers? Public administration is the implementer of the law made by the government. तो ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब इसको एक एग्जांपल से लेके समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक हॉस्पिटल, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अगले साल एक हॉस्पिटल यहाँ पर उन लोगों के लिए बनवाएंगे, लोअर क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए, जो महंगा जो मेडिकल एक्सपेंसेस को, बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट announced the establishment of a government hospital. गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी? अगले एक साल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे बना के तैयार करवा देगी। नाउ मेन काम किसका आता है? आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनवाने के लिए हमें लैंड की जरूरत है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसकी जरूरत है। उसमें डॉक्टर्स आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, उसमें जो मशीनें होंगी उनकी जरूरत है, उनमें जो बेसिक मेडिसिन होगी उनकी जरूरत है। इन सब का ध्यान कौन रखेगा? इन सब का जो ध्यान रखने वाले होते हैं वो होता है वहां का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम होंगे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, वो जो आएंगे वो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो किसी बेसिक मेडिसिन की कमी हो, ना कोई जो महंगा इलाज है वो यहाँ पे हर महंगा इलाज को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। और इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि ये गवर्नमेंट का हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पैसा ना मांगे,
किसी भी इलाज करने का जो सरकार अपनी तरफ से मुफ्त दे रही है उसका पैसा ना मांगे, इन सब चीजों को कौन इंश्योर करेगा? दिस ऑल थिंग विल बी इंश्योर्ड बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द पीपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझने के बाद हमारे पास एक और चीज आई जो कि एल.जे. नीग्रो और एफ.जी. नीग्रो ने एक बार इसके बारे में बताई, दैट इज द स्कोप एंड नेचर। स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस इसमें कौन-कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन-कौन लोग आते हैं, इसका नेचर क्या है, ये कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम देखेंगे। आई होप ये आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखेंगे एफ.ए. नीग्रो एंड एल.जी. नीग्रो गिव द नेचर और स्कोप के बारे में उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। Second was it includes legislature, executive and judiciary. It is on ground work. तो हमें दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसने बताई? हमें एफ.ए. नीग्रो और एल.जे. नीग्रो ने हमें दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। यहाँ से हमें पता लगा कि व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर का मतलब आप जानते होंगे, नेचर का मतलब होता है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि कैसे काम करता है, उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज क्या है। तो आपको सबसे पता लगा, इससे सबसे पहले जो नेचर का हम काम देखेंगे वो है इट इज ऑन ग्राउंड वर्क। ये थ्योरेटिकल नहीं है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है टू इम्प्लीमेंट पास द ऑर्डर्स। और गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं? ऑन पेपर काम होते हैं। बट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो क्या होता है? ग्राउंड वर्क होता है। जस्ट बिकॉज ये ग्राउंड वर्क करते हैं, इसी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन आल्सो। इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि रियल ग्राउंड की नॉलेज किसे है? जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, रियल ग्राउंड की नॉलेज तो उसे ही है ना। तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कौन हेल्प करेगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही हेल्प करेगा। तो क्योंकि इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल वर्क, इट इज अ ग्राउंड वर्क। यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड एंड सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, सी द फीचर्स, सी द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू, जिसके बेस पे आप इन सारी चीजों को, जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई है, उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा है दैट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? देखो, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, आप अपने आसपास इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज देखते होंगे। हमारे पास टाटा है और अडानी है एंड अंबानी है। ये क्या है? ये बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज हैं। अब इनका भी तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना। इनके भी जो सीईओ होते हैं, जो टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं, दे जस्ट राइट द ऑर्डर्स। उनको रियल टाइम पे इंप्लीमेंट करने वाले कौन होते हैं? जो उनके अलग ऑफिशियल्स होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनीज होती है, जो भी वो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनके पास एक अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब क्या ओनर्स थोड़ी ना एम्प्लॉयज को हायर करेंगे? वो तो क्या करेंगे? वो तो अपने रियल वर्क में रहेंगे, वो अपने ऑफिशियल वर्क में रहेंगे, थ्योरेटिकल वर्क में रहेंगे कि भाई हमारी कंपनी को इतने एम्प्लॉयज की जरूरत और है। बट ऑन ग्राउंड पे जाके एम्प्लॉयज से बात करके उनकी क्वालिटीज को कौन देखेगा? जो एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, वो ये सब देखेंगे। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोरलेस काम क्या होता है? They want profit maximization, but जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनका होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। उनको क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर करना होता है। जितनी भी स्कीम्स आई हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना, जिस घर को उस स्कीम की सबसे ज्यादा जरूरत है उनको बताना, ये सब किसका काम होता है? इन सबको कौन करता है? इट इज ऑल डन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेयर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका काम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। profit
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें लोग कौन कौन से इंक्लूड होते हैं हम ये देखते हैं। इन्होंने बताया, एफ नीग्रो और एल जी नीग्रो जी ने बताया कि इट इंक्लूड्स लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब हमारे जो गवर्नमेंट के तीन आर्म्स होती हैं, तीन अलग अलग आर्म होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप कहेंगे सर कैसे, समझ नहीं आया, इसका क्या है, हम इसको एक एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था शुरू में, एक गवर्नमेंट स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक मिनट मैं भी आपको समझाता हूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल कैसे होता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखो सबसे पहले है लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने बोला कि हम अगले एक साल में एक सरकारी स्कूल बनाएंगे, हम एक गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे। किन के लिए बनाएंगे? फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हम सारी बॉयज सारी गर्ल्स के लिए क्या बनाएंगे? प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज होंगी एंड ऑल ऑफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसमें एडमिशन करिए, आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अब ये क्या है, आप समझ पा रहे होंगे लेजिस्लेचर ने क्या किया, वेलफेयर किया। जो पुअर लोग होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। जिसको जिस साइकिल में फंसे हुए हैं, जिसको पॉवर्टी की साइकिल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल पाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लेजिस्लेचर ने एक स्कीम अनाउंस करी, गवर्नमेंट स्कूल विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब इन सबका ऑल राउंड वर्क कौन देखेगा, ऑन ग्राउंड पे इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, स्कूल बनवाएगा कौन? पैसे तो गवर्नमेंट भेज देगी, पैसा तो गवर्नमेंट भेज देगी, बट ऑन ग्राउंड पे काम कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसमें आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, वो होते हैं रियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले। पब्लिक ये जो होते हैं, जो आईएएस हो गए, ये सब क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी एक आईएएस होगा, वो क्या करेगा, उस गवर्नमेंट स्कूल के लिए लैंड हो गई, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, लैंड क्या, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करेगा और वहां पे लगा देगा, और लगा के स्कूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्कूल स्टार्ट हो गया, स्कूल में एडमिशन होने लगे, स्कूल में बच्चे आने लगे, टीचर्स आने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, एक साल हो गया पूरा। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगली साल एक जो क्या कहते हैं, एक ट्रांसजेंडर बच्ची आती है, एक ट्रांसजेंडर आता है, वो बोलते हैं कि हमें इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। नाउ स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मना कर देता है कि नहीं भाई, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। वो पूछती है क्यों, तो वो बोलते हैं कि दिस गवर्नमेंट स्कूल ओनली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो वो इसी कंप्लेंट को लेके किनके पास जाती है, जुडिशरी के पास जाती है। तो वो जुडिशरी के सामने बोलती है, सर दिस गवर्नमेंट स्कूल फॉर ऑल द सिटीजंस, ये तो सब पॉपुलेशन के लिए है ना। हमने जब स्टेट की डेफिनेशन देखी थी, स्टेट की डेफिनेशन में हमारे पास एक गवर्नमेंट थी और एक पॉपुलेशन थी। तो उस पॉपुलेशन का हिस्सा क्या वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो ट्रांसजेंडर भी उस पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो क्या उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, उस स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जुडिशरी विल कम, जुडिशरी विल इंटरवीन और वो बोलेगी क्योंकि वो ट्रांसजेंडर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, शी और ही शुड आल्सो गेट एडमिशन इन द स्कूल। तो देखा, एक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी किसने बनाई, लेजिस्लेचर ने बनाई। अब उस पॉलिसी में कुछ काम रह गया या उस पॉलिसी में कुछ लूप होल रह गया, उस लूप होल को करेक्ट किसने किया, जुडिशरी ने। तो क्या जुडिशरी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हुई कि नहीं हुई? दे आर आल्सो वर्किंग फॉर द एग्जीक्यूशन ना, ठीक है। तो जुडिशरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हु ऑल आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रियल एग्जीक्यूशन वर्क कौन करता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, पॉपुलेशन का क्या रोल होता है, उसके बीच में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लेजिस्लेचर का क्या रोल होता है, जुडिशरी का क्या रोल होता है, इस सब के बारे में आपको आई होप समझ आए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो लेके आएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सिस्टम बना कैसे। आज ये जो आप सिस्टम देखते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, क्या ये सिस्टम आपको शुरू से ऐसे ही मिला था? जैसे कि अभी हमने बात करी शुरू में, दैट द फर्स्ट कोर्स was started in 1937 in Madras University by Britishers, but 1947 में तो ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए। तो वो सिस्टम आगे किसने बनाया, कैसे बनाया, उस सिस्टम के बारे में हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।